दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी सबसे पहले वीडियो आप देख सकें। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है सारिका से। सारिका जैसे ही 12वीं कक्षा पास करती है, उसके पिता ने शहर के बड़े परिवार में रहने वाले श्याम के साथ शादी कर दी। श्याम बहुत ही अच्छा लड़का था, लेकिन सारिका के आगे पढ़ाई करना चाहती थी, पर वो मन महसूस कर रह गई क्योंकि उसकी माँ बाप चाहते थे जल्द से जल्द बेटी की शादी हो जाए, और ऐसा ही होता है। सारिका शादी के बाद खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है। सारिका के पति श्याम के 3 भाई थे। सबसे बड़े भाई का नाम गोलू था, उससे छोटे भाई का नाम किशन था, और उसके बाद सारिका का पति श्याम, जो अपने तीनों भाइयों में सबसे छोटा था, और तीनों भाई मिलजुल कर रहते थे। सारिका की शादी सबसे छोटे बेटे श्याम से हुई थी, जिसे घर में सब बहुत मानते थे। पूरे घर में एकता और प्यार बहुत था। सब कुछ सही चल रहा था कि एक रात की बात है। सारिका को प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए किचन में जा रही होती है कि तभी उसकी बड़ी जेठानी के कमरे से आवाज़ आ रही होती है, और वो जब अपने जंगले में से झांक कर देखती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। सारिका देखती है उसकी जेठानी अपने देवर किशन के साथ थी। उसके पति को ये बात पता नहीं होती, ना ही किसी को घर में ये बात पता होती है। सारिका ने सब कुछ देख लिया था, और अब वो मन ही मन परेशान सी रहने लगी थी, और वो एक दिन फैसला करती है कि अपने पति से सारी बात बताने का। और वो अपने पति से बोलती है, सुनिए जी, आपसे एक बात कहनी है। तब उसका पति कहता है, बोलो क्या हुआ। तब सारिका बताती है कि एक दिन की बात है, जब मैं पानी पीने के लिए किचन की तरफ जा रही थी, तब मैंने देखा जेठानी जी के कमरे से आवाज़ें आ रही थीं। जब मैंने जेठानी जी के कमरे में जाके देखा तो आपके बीच वाले भाई किशन और जेठानी जी एक साथ थे। तब ये बातें श्याम सुनकर हैरान हो जाता है और अपनी पत्नी सारिका से कहता है, ये बात तुम किसी से कहना मत, नहीं तो घर में तूफान आ जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि घर में लड़ाई हो, और तुम घबराओ मत, मैं मौका देखकर किशन भैया को समझा दूंगा। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अभी सारिका की शादी को कुछ महीने ही हुए होते हैं, लेकिन सारिका की अच्छाइयाँ देखकर उसके सास ससुर ने उसको पूरे घर का मालकिन बना दिया था। ऐसे ही सब कुछ सही चल रहा होता है कि एक रात फिर से सारिका पानी पीने किचन की ओर जाती है, और तभी उसे जेठानी के कमरे में फिर से आवाज़ आ रही होती है। और सारिका जब जंगले में से देखती है तो कमरे में फिर से उसकी बड़ी जेठानी और उसका मंझला देवर वहाँ होता है। अब सारिका को देखकर बहुत गुस्सा आता है, और वो अपने मंझले देवर की पत्नी से ये सारी बातें बताने का फ़ैसला कर लेती है। और जैसे ही सुबह होती है, वो मंझले देवर की पत्नी को सारी बात बताती है। सारिका कहती है, इतने दिनों से ये सब चल रहा है, तुम बर्दाश्त कैसे कर लेती हो। मैंने उनको 2-2 बार रात को देखा है। क्या तुम्हें अपने पति के ऊपर बिल्कुल शक नहीं होता? क्या तुम अपने पति को रात को नहीं देखती कि वो तुम्हारे साथ हैं या नहीं? इसके बाद घर में तो मानो भूकंप आ गया हो। और अब मंझला देवर जैसे ही घर आया, उसकी पत्नी उससे लड़ाई करने लगी और कहने लगी, तुम एक नीच पति हो, अपने भाभी के साथ रंगरलियां मनाते शर्म नहीं लगती। तब उसका पति बोलता है, क्या बकवास कर रही हो, और ये तुमको किसने बताया। तब उसकी पत्नी बोलती है, सारिका ने, तुम दोनों को अपनी आँख से देख लिया है और उसी ने बताया मुझे। तब उसका पति कहता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम्हें अपने पति के ऊपर शक करते शर्म नहीं आ रही। और वो दोनों घर में लड़ाई करने लगते हैं। लड़ाई करने के बाद किशन सारिका के पास जाता है और उससे भी लड़ाई करने लगता है, और लड़ाई सुनकर घर के बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं, और किशन का सारा राज खुल जाता है। और किशन की पत्नी को सब कुछ छोड़कर अब मैके चली जाती है, और वहां से एक हफ्ते बाद तलाक का पेपर भेज देती है। और अब किशन का तलाक हो जाता है, और वो अब पूरी तरीके से आज़ाद हो जाता है। अब उसे कोई डर नहीं था। अब वो जब चाहे अपनी भाभी से मिल सकता था। उसके भाभी का पति यानी उसका बड़ा भाई गोलू दिल्ली में जॉब करता था, और वो एक साल में एक बार ही घर आता था। और यही वजह थी कि उन दोनों का संबंध काफ़ी ज़्यादा मजबूत था। और उसके घर वालों के द्वारा इस बात को इसलिए बड़े भाई से छुपाया गया था कि उसे सदमा न लगे
कि उसकी पत्नी उसके ही छोटे भाई के साथ इस तरह के संबंध रखती है। पर सारिका चाहती थी कि एक और ज़िंदगी ना बर्बाद हो, इसलिए वो फ़ोन करके अपने बड़े वाले जेठ को सारी सच्चाई बता देती है। और फिर होना क्या था, अगले ही दिन वो घर आ गया और बिना किसी से बताए उसने अपने पति और अपने भाई की पिटाई करने लगा और घर में खूब लड़ाई झगड़े का माहौल हो जाता है। और अब बड़े भाई गोलू ने अपने मंझले भाई किशन को घर से लात मारकर भगा दिया और किशन भी शर्म के मारे मुंबई चला गया और नौकरी करने लगा। पर वो वहाँ से भी अपनी भाभी से फ़ोन पर बात करता रहता था और वो फ़ोन पर किशन से बताती थी कि अब घर में उसे इज्जत नहीं मिलती और अब घर में सिर्फ सारिका का ही बोलबाला है और हम दोनों को सबका दुश्मन बनाकर बड़ी खुश है वो। और ऐसे ही समय बीतता गया और अब किशन अपने काम में इतना बिजी हो गया कि उसका फ़ोन भाभी को आना बंद हो गया और भाभी भी काफ़ी परेशान रहने लगी, लेकिन वो भी क्या कर सकती थी। एक रात की बात है, करीब रात के 12 बजे सारिका को प्यास लगी और वो पानी पीने किचन में गई और वो किचन के मटके से पानी निकाल रही होती है कि तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो कोई भी उसे नहीं दिखता। जब वो अपने कमरे में जा रही होती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, पर वो डर से पीछे मुड़कर नहीं देखती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और अपने पति को जगाकर बोलती है, अजी सुनिए, मैं किचन में पानी पीने गई थी, मुझे लगा कोई मेरे पीछे खड़ा है, पर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। तब श्याम बोलता है, अरे तुम नींद में अपनी परछाई देखकर डर गई होगी, सो जाओ चुपचाप। और वो दोनों सो जाते हैं। सारिका की नींद सुबह जल्दी खुल जाती है और जब वो किचन में जाकर देखती है तो वहाँ पर पानी का मटका टूटा हुआ ज़मीन पर पड़ा होता है। ये देखकर सारिका बहुत ज़्यादा डर गई और दौड़कर अपने पति के पास गई और बोली, मैं कह रही थी ना, रात में किचन में कोई था, देखिए वो मटका जिससे हम पानी पीते हैं वो नीचे गिरकर टूट गया है। तब तक उसका पति कहता है, अरे तुम्हें कुछ वहम हुआ है, रात में बिल्ली आई होगी, इधर उधर घूम रही होगी, इतना डरोगी तो कैसे काम चलेगा। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए और सारिका का डर बढ़ता जा रहा था। कुछ तो ऐसा घर में था जो सारिका को समझ से बाहर था। एक दिन तो हद तब हो गई जब वो घर में अकेली थी और बाथरूम के अंदर से कोई उसे आवाज़ दे रहा था। आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी थी, पर सारिका डर से दरवाज़ा नहीं खोल पा रही थी। पर सारिका हिम्मत करके बाथरूम में जाती है और वहाँ पर जब दरवाज़ा खोल कर देखती है वहाँ पर कोई नहीं होता। पर जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे एक काला साया होता है। वो उस काले साये को देखकर बेहोश हो जाती है और वहीं बाथरूम में गिर जाती है। घर वाले जब आते हैं तो उन्होंने देखा कि सारिका बेहोश पड़ी थी और जब उसको होश आया तो सारिका का व्यवहार काफ़ी ज़्यादा बदल गया था। वो किसी से बात नहीं कर रही थी और जो उसके पास जाता वो उससे बुरी तरह से पेश आती, मानो वो सबसे गुस्सा हो। पर पूरे घर में सिर्फ एक ऐसा शख्स था जिसकी वो बात सुन रही थी और वो थी उसकी सबसे बड़ी वाली भाभी, जिसका अफेयर उसके मंझले देवर के साथ था। सारिका अपने भाभी की बात सुनती थी और उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती थी। एक रात की बात है, सारिका जगी और अपने बड़े भाभी के कमरे में जाकर उनके बगल में सो गई। आहट से जब भाभी की आँख खुली तो वो डर गईं और सारिका से बोली, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो। पर सारिका एकटक अपनी भाभी को देखी जा रही थी और वो अचानक से बेहोश हो गई और जब सारिका को होश आया तो वो अपने कमरे में थी और उसके पति श्याम ने उससे पूछा, तुम अपनी बड़ी भाभी के कमरे में क्या कर रही थी सारिका। तब सारिका बोलती है, मुझे नहीं पता, मैं तो आपके बगल में सोई थी, अचानक मैं उनके कमरे में कैसे पहुंच गई। तब शाम को अब सब कुछ समझ आ चुका था कि सारिका के ऊपर किसी प्रेत आत्मा का साया है और अगली सुबह होते ही श्याम एक महात्मा बाबा के पास गया और उनको सारिका के बारे में सारी बातें सच सच बताई। तब महात्मा बाबा जी बोले, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा बेटा, बस तुम मुझे अपने घर ले चलो। उसके बाद श्याम बाबा को अपने घर लेकर आता है और वो देखता है कि सारिका उल्टियाँ कर रही होती हैं। घर पर फिर बाबा जी ज़मीन पर बैठ गए और श्याम से बोले,
तुम अपनी पत्नी को यहाँ पर लेकर आओ और मेरे सामने बैठा लो। फिर उसके बाद श्याम अपनी पत्नी को महात्मा बाबा जी के सामने बैठाल देता है और महात्मा जी अपना मंत्र चालू करते हैं और सारिका से पूछते हैं, आखिर तू कौन है और सारिका को क्यों परेशान कर रहा है। तब सारिका के ऊपर जो साया होता है वो गुस्से में चिल्लाकर बोलता है, ये मेरी दुश्मन है, मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊंगा। इतना कहकर सारिका पागलों की तरह चिल्लाने लगी ज़ोर ज़ोर से और महात्मा जी ने अपनी आंखें बंद की और अपना मंत्र जाप करने लगे और आँख खोलकर श्याम से बोले, क्या इस 1 महीने के बीच आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु हुई है। तब श्याम बोलता है, नहीं बाबा। तब बाबा जी बोलते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि घर के ही किसी सदस्य की आत्मा सारिका को परेशान कर रही है। और बाबा जी श्याम से बोलते हैं कि तुम इसकी जानकारी करो, घर में किसकी अकाल मृत्यु हुई है, और अगर मृत्यु हुई भी है तो इस मरने वाले शख्स की सारिका से क्या दुश्मनी थी। और फिर बाबा जी सारिका से कहते हैं, तू कौन है जो सारिका के अंदर घुसकर बैठा हुआ है और सारिका को क्यों परेशान कर रहा है, बता, नहीं तो यहीं पर जलाकर पूरे शरीर को भस्म कर दूंगा। तभी सारिका के ऊपर जो साया होता है वो चिल्लाकर बोलता है, मैं किशन हूँ, सारिका का मंझला देवर। और ये सुनते ही श्याम ने बोला, ऐसा कैसे हो सकता है, किशन भैया तो घर से भागकर मुंबई में नौकरी कर रहे हैं। तब साया बोलता है, अरे मैं किशन हूँ किशन। तब बाबा जी पूछते हैं, चलो मैं समझ गया कि तुम किशन की आत्मा हो, पर ये बताओ तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई। तब किशन की आत्मा बताती है, एक दिन की बात है जब किशन और उसकी भाभी जब फ़ोन पर बात कर रहे थे, तब उसके बड़े भैया गोलू ने उसे देख लिया था और उसकी भाभी का फ़ोन छीन लिया था और भाभी से कहा कि आइंदा से कभी भी किशन से बात ना करें। तभी भाभी के प्यार में किशन ने जहर खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई और उसकी आत्मा भटकने लगी। और फिर उसने कसम खाई, जिसके वजह से मुझे घर से भगाया गया और मैं भागकर मुंबई आया, उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बदला लेकर रहूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गया और रोज़ रोज़ सारिका को परेशान करने लगा और कल इसके शरीर में प्रवेश कर गया। तब बाबा जी कहते हैं, तू सारिका का शरीर अभी छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। और ये कहकर बाबा जी मंत्र किए और जल उसके ऊपर पिला दिए और जैसे ही सारिका के शरीर के ऊपर जल पड़ता है, तुरंत किशन की आत्मा सारिका के शरीर से निकलकर भस्म हो जाती है। और कुछ दिनों बाद फिर से एक बार सारिका की ज़िंदगी में खुशी लौट आती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रिश्ते तभी अच्छे लगते हैं जब तक वो जायज़ हों। नाजायज़ रिश्ते कई घरों को उजाड़ देते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली कहानी आप सबसे पहले देख सकें।